हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 11 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं विद जीके स्टैटिक पॉइंट्स, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक है, जिसे आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही। देखिए, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026 में भारत को कौन सी प्राचीन वस्तुएं वापस मिली है? तो भारत को तीसरे शिखर सम्मेलन 2026 में चोल और पल्लव काल की मूर्तियां वापस मिली है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। करंट फैक्ट क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन शिखर में ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु से चुराई गई 3 मूर्तियां भारत को वापस लौटाई हैं। इन मूर्तियों में चोल काल का और पल्लव काल की ग्रेनाइट नंदी, कांच से त्रिशूल, 6 सिरों वाले कार्तिकेय की मूर्ति शामिल है। इसके साथ ही दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करने के प्रशासनिक नियमों को भी फाइनल किया है। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपका पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ही हम इसको कवर कर लेते हैं। चलिए, दक्षिण भारत की चोल वंश यानी चोल डायनेस्टी जो थी, उसके समय कांसी की जो मूर्तियां थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। चोल काल की सबसे मशहूर मूर्ति जो है वो भगवान शिव के नटराज रूप की है। वही पल्लव वंश के जो राजा थे, उन्होंने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? पल्लव डायनेस्टी ने। चोल राजाओं द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का बेस्ट उदाहरण है। जब भी आपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर टेंपल आर्किटेक्ट पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने इस टेंपल को जरूर पढ़ा होगा क्योंकि ये द्रविड़ शैली का बेस्ट एग्जाम्पल है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की देखरेख अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संस्था करती है। क्योंकि इस समिट का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमें इसे भी कवर करना होगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ईंधन की तरह होता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। जादूगोड़ा झारखंड में भारत की सबसे पहली और प्रसिद्ध यूरेनियम की खदान स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में सबसे पहली और प्रसिद्ध यूरेनियम की खदान कहाँ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है जादूगोड़ा झारखंड के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य प्रशासनिक जो राजधानी है उसका नाम है कैनबेरा। देखिए, कोई भी कंट्री जब करंट अफेयर में है तो आपको इसकी कैपिटल और इसकी जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसके बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां से सीधा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो द्वारा हाल ही में किस क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट पूरा किया गया है? ऑप्शन बी CE-20 का सफल परीक्षण पूरा किया है इसरो ने। करंट देखिए, इसरो ने महेंद्रगिरी तमिलनाडु में अपने स्वदेशी C-20 क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट पूरा किया। यह इंजन आने वाले LVM-3 M7 मिशन के सबसे ऊपरी हिस्से यानी अपर स्टेज को पावर देगा। गगनयान मिशन के लिए इंसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस इंजन का यह टेस्ट बहुत ही जरूरी था। इसके रिलेटेड स्टेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही कम तापमान पर काम करने वाली एक एडवांस तकनीक है। इस इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री पर रखा जाता है। साइंस में बहुत ही कम तापमान की स्टडी को क्रायोजेनिक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टर्म पूछी जा सकती है कि क्रायोजेनिक का मतलब क्या है। LVM-3 भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। LVM-3 रॉकेट का पुराना नाम GSLV-MK3 था। भारत के प्रसिद्ध चंद्रयान 3 मिशन को इसी LVM-3 के अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को स्पेस रिसर्च के लिए हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका शहर में स्थित है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो है वो S सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA में अंत्योदय अन्न योजना के लिए कितना अनाज प्रस्तावित है? तो 7 किलो प्रति व्यक्ति अनाज जो है वो प्रस्तावित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून में एक नया बदलाव प्रस्तावित किया। इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना के गरीब परिवार को अब प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज देने का नियम है। पहले इस योजना में पूरे परिवार को सीधे 35 किलोग्राम मिलता था, जिसका दक्षिण के कुछ राज्यों में विरोध किया गया। स्टेटिक्स क्या है, देखिए, जो NFSA है कानून को संसद में 2013 में पास किया गया था। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है, देश को लोगों को कानूनी रूप से भोजन का अधिकार देना। इस कानून के तहत देश की लगभग 67% आबादी को बहुत कम दाम पर राशन मिलता है। इस योजना में चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और
मोटा अनाज 1 रुपए किलो दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 में सबसे गरीब परिवारों के लिए शुरू हुई थी। राशन बांटने की इस पूरी सरकारी व्यवस्था को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। राशन की दुकानों के लिए अनाज खरीदने का काम भारतीय खाद्य नियम एफसीआई करता है। भारतीय खाद्य नियम की स्थापना फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत हुई थी। एफसीआई का मुख्य काम किसानों में से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनाज खरीदना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में नागरिकों के पोषण और स्वास्थ्य को सुधारने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में खोजी गई मेट्रोफोरा रश्मियाए किसकी प्रजाति है? ये एक फ्लावर ट्री की प्रजाति यानी फूलों वाला पेड़ है जो कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में जंगलों में वैज्ञानिकों ने पौधे की एक नई प्रजाति को खोजी। इस नए पेड़ का नाम मेट्रोफोरा रश्मियाए रखा गया है जो कि एक खूबसूरत फूलों वाला पेड़ है। यह पेड़ शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल फैमिली का है जिससे एक ही पेड़ पर मेल और फीमेल दोनों फूल आते हैं। स्टेटिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। देखिए, ईस्टर्न हिमालय को दुनिया की सबसे मुख्य जैविक विविधता हॉटस्पॉट में गिना जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट सबसे पहले नॉर्मन मॉयर्स ने 1988 में दिया था। हॉटस्पॉट बनने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 1500 लोक पौधे प्रजाति होनी जरूरी है। भारत में मुख्य रूप से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आते हैं। वेस्टर्न घाट्स और पूर्वी हिमालय जो है भारत के 2 सबसे प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आईयूसीएन दुनिया के जीवों और पौधों की सुरक्षा लिस्ट जारी करता है। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में पूरी जानकारी न होने पर जीव को डाटा डेफिशिएट श्रेणी में रखे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश को भारत का ऑस्ट्रिच स्टेट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर फूल मिलते हैं। इस राज्य में स्थित नामदफा नेशनल पार्क अपनी जैविक विविधता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी का नाम HFO-1234YF है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, CASI भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर तकनीकी बनाई। इस नई पर्यावरण अनुकूल तकनीक का नाम HFO-1234YF रखा गया जो कि पूरी तरह सुरक्षित है। यह तकनीक फ्रीज और एसी में इस्तेमाल होने वाली नुकसानदेह HFC गैसों की जगह लेगी। ये जो कि सीधे ग्लोबल वार्मिंग करता है वो गैसेस है। देखिए स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। HFC गैस बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस होती है। इन गैसों में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 बना था। 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया जिसमें किंगाली संशोधन कहते हैं। ये जो किंगाली अमेंडमेंट है का लक्ष्य दुनिया में HFC गैसों के इस्तेमाल को कम करना है। भारत ने 2021 में इन किंगाली संशोधनों को आधिकारिक रूप से स्वीकारित किया था। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर परत में यानी जो सेकंड लेयर है ट्रोपोस्फीयर के ऊपर उसमें पाई जाती है। ओजोन परत सूरज से आने वाली खतरनाक जो हमारी यूवी रेज होती है उनको रोकने का काम करती है। CSIR संस्था की स्थापना 1942 में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए हुई थी। भारत में प्रधानमंत्री सीधे CSI संस्था के अध्यक्ष होते हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की चर्चा के लिए ग्रेडेड रजिस्ट्रेशन औपचार किससे संबंधित है यानी जो ग्रेडेड रेस्ट्रिक्शन अप्रोचेस है वो किससे संबंधित है? तो ये चिल्ड्रन एंड टीनेजर से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार ग्रेडेड रजिस्ट्रेशन अप्रोच नीति पर विचार कर रहे हैं। इसके तहत 12 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स पर पूरी तरह रोक या रेस्ट्रिक्शन रहेगा। 12 से 16 के बच्चों को पेरेंट्स की मंजूरी से सीमित एक्सेस मिलेगा और 16 से ऊपर के लिए युवाओं को फुल एक्सेस मिलेगा। भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया को संभालने वाला मुख्य कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इस कानून को साधारण भाषा में IT एक्ट 2000 कहा जाता है। श्रेयो सिंघान केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने IIT एक्ट की धारा 66A को पूरी तरह रद्द कर दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत सरकार सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए इस पर रोक लगा सकती है।
भारत में पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 पास हुआ है। बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर संस्था काम करती है। एनसीपीसीआर की स्थापना साल 2007 में कानून के तहत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने 16 साल से कम के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन किया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उल्लास योजना के तहत हाल ही में किसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर देश यानी फुल्ली लिटरेट स्टेट माना गया है। ऑप्शन बी उत्तराखंड करेक्ट होगा। उत्तराखंड को आधिकारिक रूप से भारत का छठा पूरी तरह यानी सिक्स फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया है। उत्तराखंड को यह सफल केंद्र सरकार की न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी उल्लास योजना की तहत मिली है। उल्लास योजना का उद्देश्य उन लोगों को साक्षर बनाना है जो उम्र ज्यादा होने के कारण स्कूल नहीं जा सके। उल्लास योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नीति 2000 के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 15 साल और इससे ऊपर की उम्र के गैर साक्षर लोगों को पढ़ाना है। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब जीवन में काम आने वाली बुनियादी पढ़ाई और हिसाब किताब जानना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट पर बनाया गया। साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल भारत का सबसे पहला और सबसे अधिक साक्षर राज्य बना। भारत में साक्षर उसे मानते हैं जो 7 वर्ष या उससे अधिक का उम्र का हो और लिखने पढ़ना जानता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है। इस शिक्षा के मौलिक अधिकार को 86 तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022 द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा विषय को 42 से संविधान संशोधन 1976 द्वारा कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का कानून बना सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रलोई नदी में मगरमच्छों की मौत के लिए कौन सा कीटनाशक जिम्मेदार पाया गया है? तो चंद्रोलई नदी में मगरमच्छों की मौत के लिए एल्ड्रीन नामक एक कीटनाशक है उसको जिम्मेदार माना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान में कोटा जिले की चंद्रलोई नदी में मगरमच्छों की मौत के पीछे एड्रीन नामक एक कीटनाशक जिम्मेदार है। एड्रीन एक प्रतिस्पंदित और बहुत ही जहरीला कीटनाशक है जो खेतों के पानी के साथ नदी में बहकर आ गया। यह जहर बायोमेट्रिफिकेशन के लिए जरिए मगरमच्छों के शरीर में पहुंचा जिससे नर्वस सिस्टम को नष्ट कर रहा है। मगरमच्छ यानी मगर क्रोकोडाइल जिसे बोलते हैं मीठे पानी की नदी की और झीलों में पाए जाते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में मगरमच्छों को वल्नरेबल यानी संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में मगरमच्छ को सबसे ऊंची श्रेणी मिली है। बायो म्यूफिलेशन का मतलब जीव के शरीर में समय के साथ किसी जहरीले पदार्थ का लगातार जमा होना। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब फूड चेन में ऊपर बढ़ने पर जहर की मात्रा का लगातार बढ़ना है। फूड चेन में सबसे ऊपर होने के कारण मगरमच्छ जैसे जीवों पर इस जहर का सबसे बुरा असर पड़ता है। कोटा जिले में बहने वाली चंद्रलोई नदी मुख्य रूप से प्रसिद्ध चंबल नदी की सहायक यानी ट्रिब्यूटरी नदी है। चंबल नदी पूरी तरह से अपने घड़ियाल के प्राकृतिक निवास के लिए जानी जाती है। घड़ियालों की सुरक्षा के लिए देश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क भी पक्षियों और जलीय जीवों के लिए पूरी तरह दुनिया में मशहूर है। आज का अंतिम प्रश्न होगा, भारत के किस देश ने साथ मिलकर मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र बनाया है? तो भारत ने किर्गिस्तान के साथ मिलकर मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र बनाया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत सरकार ने किर्गिस्तान देश के साथ सांस्कृतिक कूटनीतिक यानी स्पॉट पावर के तहत एक नया समझौता किया। इसके तहत किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र खोला गया है। इस मौके पर किर्गिज भाषा में प्रसिद्ध महाकाव्य एपिक ऑफ मानस का पहला हिंदी अनुवाद भी जारी किया गया है। भारत और मध्य एशिया सेंट्रल एशिया के देशों के बीच रिश्ते पुराने प्रसिद्ध सिल्क रूट के समय से है। कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ के समय बौद्ध धर्म इसी मध्य एशिया के रास्ते से चीन तक पहुंचा था। किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित चारों तरफ जमीन से घिरा एक लैंडलॉक देश है। किर्गिस्तान देश की सीमाएं पूर्व देश से बड़े देश चीन के साथ लगती है। सॉफ्ट पावर का मतलब सांस्कृतिक योग और कला के दम पर देशों से अच्छे रिश्ते बनाना है जो कि क्वेश्चन में पूछा है इसलिए। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। मध्य एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति चलाती है। संघाई सहयोग संगठन में भारत और किर्गिस्तान दोनों देश शामिल हैं। किर्गिस्तान मध्य एशिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देश है। किर्गिस्तान की राष्ट्रीय करेंसी यानी मुद्रा को स्थानीय भाषा में सोम कहा जाता है। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसके स्टेट के साथ कवर किया है। ये 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से 100% क्वेश्चन आएगा।